नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीट पेपर लीक पर छात्र आंदोलन को लेकर लोकसभा में चर्चा कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। कहा, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सिद्ध माना। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 19वें दिन भी जारी। भाजपा ने प्रशासन पर छात्रों को डराकर प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयास करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन। कोविंद जी के जीवन को बताया प्रेरणादायक। कहा, जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आज भी लोकसभा में हंगामे का दौर जारी रहा, जिसके चलते निचले सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सुबह कार्रवाई की शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामे के बीच FCRA संशोधन बिल 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में FCRA संशोधन बिल 2026 को संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। FCRA संशोधन बिल पर प्रस्ताव मंजूर होने के दौरान भी हंगामा होता रहा, जिसके कारण कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 3 बजे सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल 2026 पारित हुआ। सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई चलाने की अपील की। नीट पेपर मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष शांति से सदन चलने दे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उसके बावजूद विपक्ष हंगामे से बाज नहीं आ रहा। हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा।
अमित शाह ने नीट मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए आग्रह किया। पत्र में अमित शाह ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मैं चर्चा में हिस्सा लूंगा। उन्होंने कहा, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें। और संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग मुद्दे पर कर रहे थे। एक तरफ विपक्ष रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने झारखंड में परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर आज प्रदर्शन किया। संसद के मॉनसून सत्र में अब मात्र एक दिन शेष रह गए हैं, लेकिन संसद में गतिरोध का आलम देखने को बखूबी मिल रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन रोज की तरह कर रहा है, वहीं अब सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाला है और काउंटर करते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने भी आज मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या मंदिर में कथित चंदा चोरी के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सत्ता और विपक्ष दोनों के दावे अलग अलग हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष और सत्ता के बीच रजामंदी की मुहर लगती है या नहीं। बहरहाल सत्ता और विपक्ष के दावे क्या हैं, जरा सुनिएगा। जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहाँ के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ा है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष भी धरना प्रदर्शन पर आमादा हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है, अब जबकि मॉनसून सत्र में सिर्फ एक दिन शेष रह गए हैं, क्या विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से संसद का कामकाज बिल्कुल ठप हो जाएगा? संसद के मॉनसून सत्र में कार्यवाही अब तक बिल्कुल नहीं चल पाई है। छिटपुट विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को शोर शराबे के बीच जरूर कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन रचनात्मक सहयोग के बजाय विपक्ष का जो धरना प्रदर्शन चलता रहा सदन के बाहर और सदन के भीतर, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर देश की जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है, उनके संसद पहुंचकर सवाल नहीं पूछने का जो मलाल है वो जनता के मन में साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या जो सांसद हैं वो एक बार विचार करेंगे कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए? कैमरामैन मोंटी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। झारखंड में छात्र आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र सोरेन सरकार से आश्वासन की मांग कर रहे हैं और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। वहीं रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों से संवाद करने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सेठ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित 400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच से बचा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में हिस्सेदारी किस किस को गई और आरोप लगाया कि सीबीआई जांच से इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस के बड़े नेता फंस सकते हैं। छात्रों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि रात में पुलिस बल पहुंचा और लाइट बंद कर उन्हें डराने की कोशिश की गई। छात्रों ने जेपीएससी के बाद सीजीएल मामले में भी फैसला लेने की मांग की है।
फिलहाल छात्र अपनी मांगों के समाधान को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। टीडीपीएल के द्वारा चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, ये 400 घोटाला करोड़ का घोटाला हुआ, ये हिस्सेदारी किसको गई? छात्र इसीलिए पूछ रहे हैं सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री के अगल बगल के लोग, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोग उस नेट में फंसे हुए हैं। सरकार खतरे में पड़ जाएगी। किंतु झारखंड के बच्चे अडिग हैं, वो धरना जारी रखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी जांच समिति के 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 की रात आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को कथित तौर पर एक स्टोर रूम में नोटों की अधजली गड्डियां मिली थीं। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया लगभग निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि उनके इस्तीफे को अभी तक कानून मंत्रालय ने अधिसूचित नहीं किया है। इससे पहले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में भी पेश की गई। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी सदन के पटल पर रखे। समिति ने अपनी जांच में न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे तीनों आरोप में अघोषित नकदी मिलने, साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही और टालमटोल कर असंतोषजनक जवाब देने को सिद्ध माना। समिति ने तीनों आरोपों को सिद्ध माना और कार्रवाई की सिफारिश की। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया। इस किताब में रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा, सार्वजनिक जीवन से जुड़े उनके अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद जी के जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कोविंद जी ने जीवन संघर्षों और कठिनाइयों में भी मूल्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र की जीत है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंद जी का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी को कोविंद जी ने कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने संघर्षों से निकलकर शिखर तक का सफर तय किया है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए भविष्य में देश को कोविंद जी जैसे युवाओं की जरूरत है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय जीवन मूल्यों को रोशनी देता है, समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलती है। इसे पूरी तरह से कोविंद जी ने जीवंत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का। अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बचपन को याद करते हुए अपने घर का जिक्र किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि वे साधारण से घर में रहा करते थे, जो मौसम की मार झेलने में समर्थ नहीं था, लेकिन उन्हें ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में आज करोड़ों लोगों को पक्का घर देकर उन्हें सुरक्षा दी गई है। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई। और उस समय मैंने कहा था, कोट, कि आज भी भारत के किसी गांव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा, अनकोट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की कारोबार और उद्यमिता को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिन तक चलने वाले इस मेगा बिजनेस एक्सपो का फोकस MSMEs, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और निर्यातकों को कारोबार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के जरिए
भारतीय कंपनियों के लिए बड़े वैश्विक बाजारों के दरवाजे खुले हैं और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने का लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि विकसित देशों के साथ हुए व्यापार समझौते से भारत की वैश्विक व्यापारिक पहुंच और मजबूत हुई है। भारत के 2014 के पहले किए गए सभी व्यापार समझौते FTAs को मिला लें तो मात्र $10 ट्रिलियन की इकोनॉमीज, $10 ट्रिलियन GDP की इकोनॉमीज उससे कवर होती थी। जो 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में 38 देशों के साथ हुए हैं, वो 60 ट्रिलियन के GDP को प्रभावित करती है। यानी $25 ट्रिलियन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब भारत को प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है। विश्व भर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो समझौते हुए हैं और वो विकसित देशों से हुए हैं और उन देशों से हुए हैं जहां 15-20 सालों से वार्ता चल रही थी, कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन जैसा जो इतना बड़ा साम्राज्य है और 27 देशों का है, वहां एक करार से 27 विकसित देशों के साथ भारत ने आज कंधे से कंधा मिला के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धरातल पर उतार दिया है। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा के संदेश के साथ आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नबीन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी तिरंगा यात्रा को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना से जोड़ते हुए लोगों से इसमें उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। प्रसार भारती भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। प्रसारण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला पहुंचे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाएं। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके। इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर। साथ ही देश विदेश के अन्य चैनल भी अगर चाहे तो हमारी फीड को ले सकते हैं, उसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचा सकते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग सारी बातों को करें और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। दर्शकों और श्रोताओं के लिए हम फिर से इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह लाल किले की प्राचीर से लेकर आने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण
15 तारीख को किया जाएगा। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। तो जुड़ना मत भूलिए, 15 अगस्त को सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण के लिए जुड़िए सीधे DD न्यूज़ के साथ। और इसी के साथ मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।